जय हिंद साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम परमाणु या एटम को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। केमिस्ट्री को समझने के लिए परमाणु को समझ लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री की कई अवधारणाएं जो है परमाणु से ही विकसित हुई हैं। साथ ही साथ यह भी जान लेना चाहिए कि परमाणु क्या होता है, परमाणु की संरचना कैसे होती है, तो इसको समझते हैं। देखिए, यदि हम किसी वस्तु को तोड़ते चले जाएंगे, अगर ये मार्कर है, इसको अगर दो भागों में तोड़ दें, फिर इसको छोटे भागों में तोड़ते जाए, तो एक ऐसी अवस्था आएगी जिसमें इस मार्कर का सबसे छोटा कण प्राप्त होगा, जिसको हम और अधिक जो है छोटे भाग में नहीं तोड़ पाएंगे। अर्थात वह भाग जो इसका सबसे छोटा कण है तथा उससे ही इस मार्कर का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, उसको ही क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और यही जो सूक्ष्मतम कण होता है, यही क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसीलिए जो है परमाणु को हम संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि परमाणु किसी पदार्थ का या द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परंतु जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उसे ही क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। तो एक बार और ध्यान से सुने, राइट। किसी पदार्थ या द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परंतु जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उसे ही क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। और परमाणु ही किसी भी पदार्थ की रचनात्मक इकाई होती है। अर्थात हमारे ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ है और पदार्थ से जितनी भी वस्तुएं बनी हुई हैं, सभी वस्तुओं का निर्माण किससे हुआ है, परमाणु से ही हुआ है, राइट। ये जो परमाणु होते हैं, राइट, परमाणु ही आपस में जुड़कर अणु या आयन बनाते हैं, और यही अणु या आयन आपस में पुंजित होकर ही द्रव्य या पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब जो परमाणु है, परमाणु क्या है, इसको प्राचीन समय से ही कई वैज्ञानिकों के द्वारा या कई दार्शनिकों के द्वारा समझाया गया है। भारत की चर्चा करें तो भारत में महर्षि कणाद, राइट, तो भारत में हजारों वर्ष पूर्व महर्षि कणाद ने अवधारणा दी थी कि यदि किसी भी वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए जाए, राइट, तो वह वस्तु छोटे छोटे कणों में विभाजित होती चली जाएगी, परंतु एक ऐसी अवस्था आएगी कि किसी भी वस्तु को और छोटे कण में नहीं तोड़ा जा सकता है, और उसी सूक्ष्मतम कण को या उसी सूक्ष्मतम अविभाजित कण को ही महर्षि कणाद ने परमाणु की संज्ञा दी थी। इस तरीके से भारत में परमाणु की जो संकल्पना है वो महर्षि कणाद के द्वारा दी गई थी। तो महर्षि कणाद के अनुसार किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होता है, तो सूक्ष्मतम कण जो कि और विभाजित नहीं हो सकता है, उसे ही महर्षि कणाद ने परमाणु की संज्ञा दी। इसी तरीके से पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में डेमोक्रिटस, राइट, ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस थे। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने भी कहा था कि पदार्थ को यदि छोटे छोटे भागों में तोड़ें तो पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है, सूक्ष्मतम अविभाजित कण, राइट, उसी सूक्ष्मतम अविभाजित कण को ही क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। क्लियर। और इन्हीं सब धारणाओं को विकसित करते हुए फिर जॉन डाल्टन ने वैज्ञानिक रूप से जो है तथ्य प्रस्तुत किया था, सिद्धांत दिया था। तो वैज्ञानिक दृष्टि से परमाणु की खोज जो है, राइट, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सिद्धांत जो है 1804 में दिया गया था। तो सन 1804 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, और इस परमाणु सिद्धांत के आधार पर ही उन्होंने बताया था कि सभी वस्तुएं सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई हैं, और वो सूक्ष्मतम कण ही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो यहां से अब 3 MCQs जो है वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि भारत में किसने परमाणु की जो है संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो भारत में महर्षि कणाद ने परमाणु की संकल्पना प्रस्तुत की थी। साथ ही साथ पश्चिम में सूक्ष्मतम अविभाजित कण की जो संकल्पना थी, ये ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने दी थी। फिर परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, जॉन डाल्टन के द्वारा। कब दिया गया,
1804 में। अब ये सिद्धांत है क्या, दरअसल हम इस पर जो है चर्चा करते हैं। तो हम यहां पर समझेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्लियर? तो जॉन डाल्टन ने सन 1804, कब? जॉन डाल्टन ने सन 1804 में अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था और इस परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनी हुई है और उस सूक्ष्मतम अविभाजित कण को ही उन्होंने परमाणु का नाम दिया। अर्थात 1804 में जब जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था तो उन्होंने माना था कि किसी भी वस्तु का जो सूक्ष्मतम कण होता है, राइट, जिसको हम और क्या कर सकते हैं, अविभाजित, इस शब्द पर गौर करना, राइट, अविभाजित कण। तो जॉन डाल्टन ने कहा कि किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाजित कण को ही परमाणु कहा जाता है। अर्थात जॉन डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार परमाणु को और छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और यह अवधारणा 19वीं सदी तक प्रचलित थी। परंतु वर्तमान में और कई अधिक खोजें हुई, राइट, माइक्रोस्कोप जैसे यंत्रों की खोजें हुई और उन खोजों में यह पाया गया कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। अर्थात परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण ना होकर यह भी अन्य कणों से मिलकर बना हुआ होता है। अर्थात परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। इसीलिए इस सिद्धांत की महत्ता थोड़ी कम हुई, परंतु इसका महत्व यह है कि यह दुनिया का पहला सिद्धांत है जिसने रासायनिक संयोजन के नियमों के आधार पर यह सिद्धांत था, राइट। तो यह परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के सिद्धांतों पर था और साथ ही साथ इसी सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के नियम की भी युक्ति संगत व्याख्या की थी, राइट। तो जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो सूक्ष्मतम, वर्तमान समय में सूक्ष्मतम अविभाजित कण नहीं है, क्योंकि वर्तमान खोजों के अनुसार परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, परंतु यह द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या इसने की थी और साथ ही साथ इसने रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित यह सिद्धांत था। अब इस सिद्धांत के कुछ प्रमुख जो हैं हम यहाँ पर फैक्ट्स को देखते हैं और यहीं से प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में बन सकता है। क्लियर? तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत कब दिया? सन 1804 में दिया और उस सिद्धांत के अनुसार, तो जॉन डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ सूक्ष्मतम अविभाजित कणों से मिलकर बने हुए होते हैं और उसी सूक्ष्मतम अविभाजित कण को ही क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। अर्थात जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, अर्थात परमाणु को और अधिक जो है छोटे छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ परमाणु को रासायनिक क्रिया में ना तो उसका सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, राइट। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसकी इस सिद्धांत से पुष्टि होती है। साथ ही साथ किसी भी एक ही तत्व, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, तो किसी एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान और परमाणुओं के रासायनिक जो गुणधर्म है वो समान होते हैं। तो जैसे लोहा है तो लोहे के जितने भी परमाणु हैं या एटम है उनका द्रव्यमान है और उनके रासायनिक गुणधर्म अलग होंगे, परंतु दो अलग अलग तत्वों जैसे लोहा एवं सोना, तो दो अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं उनके द्रव्यमान और गुणधर्म क्या होंगे? अलग अलग होंगे। साथ ही साथ किसी यौगिक में जो परमाणुओं की सापेक्ष संख्या, राइट, और प्रकार, ये भी क्या होता है? अलग अलग हो सकता है, राइट। तो सापेक्ष संख्या एवं प्रकार जो है निश्चित होता है। क्लियर? तो यौगिक में भले ही दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु अवस्थित हो सकते हैं, परंतु हमने देखा था कि जो यौगिक है वो दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात का क्या होता है? संयोजन से, रासायनिक संयोजन से बनता है। इसीलिए यौगिक में भी परमाणु की सापेक्ष संख्या हो सकती है और इनका प्रकार भी क्या होता है? निश्चित होता है। क्लियर? अब जो है हम यहाँ पर अणु के बारे में समझते हैं या मॉलिक्यूल के बारे में समझते हैं। देखिए, जो परमाणु होता है
परमाणु ही आपस में जुड़कर अणु का क्या करता है, निर्माण करता है। अब अणु का निर्माण परमाणुओं से होता है, परंतु इन दोनों में अंतर क्या है तो समझते हैं। देखिए, अणु किसी भी तत्व या यौगिक का, राइट, अणु किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा यह तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। तो सबसे बड़ा अंतर क्या है, वो दो अंतर है। हमने देखा था कि परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, राइट। तो जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उस सूक्ष्मतम कण को ही परमाणु कहा जाता है। परंतु जो अणु होता है, राइट, अणु किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण तो होता है, परंतु यह स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है। तो अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, साथ ही साथ यह किसी भी तत्व या यौगिक के संपूर्ण गुणों को प्रदर्शित करता है। दरअसल परमाणुओं के मिलने से ही, परमाणु ही जब किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उससे ही अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात परमाणुओं का समूह ही क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। और अणु में जो परमाणु हैं वो परस्पर रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं तथा जो रासायनिक बंध है वो परस्पर आकर्षण बल से उन परमाणुओं को बांधे रखता है। तो जो अणु है, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये किसी तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। फिर परमाणु आपस में रासायनिक बंधों के द्वारा अर्थात आकर्षण बल के कारण जो समूह बनाते हैं उसको ही क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है। अब हम यहाँ पर तत्वों के अणुओं को समझते हैं या तत्वों के मॉलिक्यूल। तो देखिए, किसी भी तत्व की सबसे पहली चीज तो आप ये याद रखें कि किसी भी तत्व के जो अणु हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। कारण क्या है समझते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो पदार्थ है या मैटर है, राइट, तो पदार्थ या मैटर को दो भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, राइट। एक क्या हो जाएगा यहाँ पर, मिश्रण, जिसको अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है, और दूसरा शुद्ध पदार्थ हो जाएगा जिसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं, राइट। तो जो शुद्ध पदार्थ होता है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होता है, और जो शुद्ध पदार्थ होता है यह फिर दो प्रकार का होता है। एक हो जाएगा तत्व और दूसरा क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। तो चूंकि शुद्ध पदार्थ का मूल रूप ही क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है, जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो तत्व होते हैं, तो तत्व का जो अणु होता है, तो किसी भी तत्व का अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो पहली महत्वपूर्ण चीज, किसी भी तत्व का जो अणु है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। हाँ, ये जरूर बात है कि कुछ तत्वों में एक परमाणु से ही एक अणु बनेगा, या हो सकता है कुछ तत्वों में दो परमाणुओं से एक अणु बनेगा। कैसे समझते हैं। तो कई तत्व ऐसे होते हैं जिसमें एक ही अणु, जैसे अगर हम बात करते हैं आर्गन, राइट, तो आर्गन जो है, आर्गन में ये परमाणु हो जाएगा और यही आर्गन जो है ये क्या होता है, आर्गन का एक अणु हो जाएगा, राइट। तो कुल मिलाकर आर्गन का एक परमाणु ही आर्गन का एक अणु बनाता है। वैसे ही हीलियम का एक परमाणु ही हीलियम का क्या बना रहा है, एक अणु बना रहा है, राइट। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका एक परमाणु ही एक अणु बनाता है, तो वहीं कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें दो परमाणु एक अणु बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन। क्लियर। अब समझिए, यहां पर ये नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ है कि परमाणु की संख्या कितनी है, 2, तभी तो हमने क्या लिखा, H2 लिखा है। अर्थात यहां पर जो हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन तत्व में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। क्लियर। अब मैं अगर यहां पर ये 3 लगा दूं तो दरअसल ये जो 3 है ये हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या को बताएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आप समझिए जल, तो जल ये क्या हो जाएगा, जल का एक अणु हो जाएगा,
क्लियर, ये यौगिक का अणु हो जाएगा। अब जल के एक अणु में आप यहां पर अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन में 2 लगा, मतलब ये कितने हो गए, 2 परमाणु हो गए। और ऑक्सीजन का 1 जो है परमाणु होता है। क्लियर, तो इस तरीके से अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे आर्गन का 1 परमाणु ही 1 अणु बनाता है, हीलियम का 1 अणु ही 1 परमाणु 1 अणु बनाता है। तो कुछ तत्वों के जो अणु होते हैं वो 2 या हो सकता है उससे अधिक परमाणुओं के मिलने से निर्मित होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ये एक क्या हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा। लेकिन जो ऑक्सीजन है उसका 1 अणु किससे बनता है, H2, राइट। तो जो O2 है, O2 ये ऑक्सीजन का 1 अणु कहलाएगा। वैसे Cl2, तो Cl2 जो है वो क्लोरीन का 1 अणु कहलाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये तो हो गए तत्वों की। अब हम समझते हैं यौगिकों के अणु। तो यौगिक दरअसल क्या होते हैं, जब तत्व, राइट, जब 2 या 2 से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन करते हैं तो उससे यौगिकों का क्या होता है, निर्माण होता है, राइट। और यौगिक में जितने भी तत्व भाग लेते हैं, राइट, तो यौगिक जिन तत्वों से मिलकर, जिन तत्वों के निश्चित संयोजन से बनता है, उन्हीं संयोजन में क्या होंगे, परमाणु भी भाग लेते हैं। अर्थात विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर ही यौगिक का एक अणु बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने बताया, ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो जाएंगे, ऑक्सीजन का 1 परमाणु हो जाएगा, ये आपस में मिलकर जल का 1 अणु बनाते हैं, राइट। वैसे ही नाइट्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, राइट। तो NH4 ये क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब हम समझते हैं यहां पर आयन क्या होता है। देखिए आवेशित परमाणु को ही क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है, या परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो 2 चीजें, आवेशित परमाणु को ही आयन कहा जाता है, या फिर परमाणुओं का वह समूह जिस पर नेट आवेश, धनावेश या ऋणावेश अवस्थित होता है उसे ही क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। जो आयन होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा। तो जब किसी आयन पर, राइट, जब किसी आयन पर धनावेश होता है तो उसको ही धनायन कहते हैं। जैसे यहाँ पर पोटेशियम का परमाणु है, इस पर क्या है, धनावेश है, तो इसको क्या कहेंगे, धनायन कहेंगे या पोटेशियम आयन कहेंगे, राइट। फिर जब किसी आयन पर ऋण आवेश होता है तो उसे ऋण आयन कहते हैं। क्लियर, जैसे यहां पर सल्फेट जो है इस पर क्या है, ऋणायन है। क्लियर, अब हम समझते हैं यहां पर अब परमाणविक कणों से। क्लियर, और MCQs में यहां से जो है क्वेश्चंस कई तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले तो हम समझते हैं कि अब परमाणविक कण होते क्या है, राइट। तो भारत में महर्षि कणाद ने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्मतम अविभाजित कणों से मिलकर बना है जिसको परमाणु कहा है। वैसे ही डेमोक्रिटस ने भी यही विचारधारा प्रस्तुत की थी। फिर जॉन डाल्टन ने, राइट, सन 1804 में, क्लियर, हमने अभी देखा था कि जॉन डाल्टन ने सन 1804 में परमाणु सिद्धांत दिया था। और जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्मतम अविभाजित कणों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे ही क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। तो जॉन डाल्टन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्मतम अविभाजित कणों से मिलकर बना हुआ होता है जिसे परमाणु कहते हैं। और डाल्टन का ये परमाणु सिद्धांत 19वीं सदी तक जो है प्रचलन में रहा। परंतु जैसे ही आधुनिक खोजें हुई तो यह स्पष्ट हुआ कि नहीं, परमाणु भी विभाजित किया जा सकता है और परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। क्लियर, तो चूंकि यहां पर अब परमाणविक कण का मतलब क्या हुआ कि परमाणु को भी अतिरिक्त अन्य छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है। उन कणों को ही क्या कहा जाता है, अब परमाणविक कण कहा जाता है। और
परमाणु को मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ही क्या कहा जाता है? मूल कण कहा जाता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये अब परमाणविक कण हैं और ये अब परमाणविक मूल कण हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनको हम क्रम से यहाँ पर समझते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉन की। यहां से एमसीक्यूज में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस कण की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, कौन सा धनावेशित है, तो उस पर धनावेशित कितना है और वह परमाणु में कहां पाया जाता है। देखिए, मैं आपको मोटी मोटी जानकारी दे दूं जिसको हम अगले लेक्चर में बहुत ही डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे मान लिया कि यह किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है और इसी सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है, राइट। परंतु आधुनिक खोजों के आधार पर इस परमाणु को अन्य कणों में विभाजित किया जा सकता है जिनको अब परमाणविक कण कहते हैं, राइट। साथ ही साथ यहां पर परमाणु के अंदर ही एक सूक्ष्म एवं घनीभूत क्षेत्र होता है जहां पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, उसको ही क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, राइट। तो यहां पर परमाणु में जितने भी कण होते हैं या तो वो नाभिक के अंदर अवस्थित होंगे या नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं के, एल, एम, एन, राइट, उनमें क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, राइट। तो यहां से यही प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा कण नाभिक के अंदर है या नाभिक में उपस्थित होता है और कौन सा नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाता है। क्लियर? तो शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रॉन से। देखिए, इलेक्ट्रॉन परमाणु का मूल कण होता है और इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी और जे थॉमसन ने एक प्रयोग किया था कैथोड किरण नलिका, ये जिसको कैथोड ट्यूब कहा जाता है, इसी में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी, राइट। और जे थॉमसन जब कैथोड किरण नलिका या कैथोड रे ट्यूब का परीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कैथोड रे ट्यूब में कुछ ऋणावेशित कण कैथोड से एनोड की ओर जा रहे हैं, राइट। तो जब जे थॉमसन कैथोड रे ट्यूब परीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ कण कैथोड से धनावेशित एनोड की ओर जा रहे हैं और उन कणों को ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, राइट। और चूंकि ये कैथोड से एनोड की ओर जा रहे थे इसीलिए इनको ऋणावेशित कण कहा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, कैथोड रे ट्यूब प्रयोग के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की खोज की गई और सीधी सी बात है, कैथोड रे ट्यूब में जो कण ऋणावेशित कैथोड से धनावेशित एनोड की ओर चलते हैं उन कणों को ही इलेक्ट्रॉन कहा गया और इनकी प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक होती है और इन पर -1.602 इंटू 10⁻19 ये आवेश होता है और ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, कितना होता है? 9.1094 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर नहीं पाए जाते हैं बल्कि नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं उनमें क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। अगला हो जाएगा प्रोटॉन, राइट। तो प्रोटॉन भी परमाणु का मूल कण होता है और इसकी खोज का जो श्रेय है वो रदरफोर्ड को दिया जाता है। दरअसल क्या हुआ था कि जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु के नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि ऋणावेशित होते हैं, तो इस खोज के पश्चात गोल्डस्टीन पहले वैज्ञानिक थे। गोल्डस्टीन ने सबसे पहले यह अवधारणा प्रस्तुत की थी कि यदि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, अर्थात यदि नाभिक के बाहर ऋणात्मक कण है तो नाभिक को बैलेंस करने के लिए नाभिक में कोई ना कोई धनावेशित कण अवश्य ही होगा, राइट। तो गोल्डस्टीन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन के ही बराबर आवेश वाला एक अन्य कण नाभिक में उपस्थित होगा तभी जो परमाणु है वह उदासीन रह सकता है। हालांकि बाद में इस पर और विस्तृत अध्ययन रदरफोर्ड ने किया था, इसीलिए रदरफोर्ड को ही जो है प्रोटॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है।
राइट। तो जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन किसी परमाणु में नाभिक के अंदर कैसे कण होते हैं, धनावेशित कण होते हैं, जिन पर उतना ही आवेश होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पर होता है, परंतु यह कैसा आवेश होता है, धनावेशित होता है। क्लियर। तो जो प्रोटॉन है वो धनावेशित कण होते हैं और प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही परंतु धनात्मक जो है आवेश होता है। तो प्रोटॉन पर 1.6022 × 10⁻19 कूलम क्या होता है, आवेश होता है। प्रोटॉन का जो वजन है वो है 1.67 10⁻27 किलोग्राम होता है और जो प्रोटॉन होते हैं वो कहां पर होते हैं, नाभिक में ही होते हैं। क्लियर। अब तीसरा हो जाएगा न्यूट्रॉन। क्लियर। तो जो न्यूट्रॉन भी परमाणु का एक मूल कण होता है और इसकी खोज चैडविक ने की थी। राइट। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में की थी और जब चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की क्या की, बौछार की। राइट। तो जब जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार की, उस समय पर न्यूट्रॉन की खोज की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। और जो न्यूट्रॉन है यह एक विद्युत उदासीन कण होता है, अर्थात ना ही इस पर धनावेश होता है और ना ही इस पर ऋणावेश होता है, अर्थात इस पर जो नेट चार्ज होता है वो शून्य होता है। और यह भी प्रोटॉन के भांति कहां पर जो नाभिक होता है, यह भी नाभिक के अंदर ही उपस्थित होता है। राइट। चलिए अब अगला हो जाएगा यहां पर परमाणु का नाभिक या न्यूक्लियस ऑफ क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक परमाणु में, राइट, प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन एक बहुत ही घनीभूत एवं सूक्ष्म क्षेत्र में स्थित होते हैं और इसी घनीभूत क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। तो प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन अत्यंत घनीभूत एवं सूक्ष्म क्षेत्र में अवस्थित होते हैं, जैसे ही परमाणु का क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को दिया जाता है। रदरफोर्ड ने दरअसल एक सोने की बहुत ही पतली पन्नी ली और इस सोने की पतली पन्नी पर जो है अल्फा कण क्या होते हैं, जब किसी भी रेडियो एक्टिव जो कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व होता है तो उससे जो विकिरण उत्सर्जित होता है उसी से ही अल्फा रेडिएशन निकलता है। तो जब रदरफोर्ड ने किसी परमाणु पर, राइट, रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर जो है अल्फा कणों की क्या की, बौछारी की, तो कुछ जो अल्फा कण है वो तो क्या हो गए, सीधे निकल गए। तो वहीं कुछ अल्फा कण जो है वो क्या हो गए, विचलित हो गए। क्लियर। और वहीं कुछ जो अल्फा कण है, राइट, ये विचलित कण हो जाएंगे और यहां पर केंद्र में, राइट, तो जब रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की तो कुछ जो अल्फा किरणें थी वो तो क्या हो गई, बगैर विचलित के सीधे निकल गई उस पतली पन्नी से। इसका तात्पर्य हुआ कि परमाणु में कुछ भाग जो है वो खोखला होता है, तभी अल्फा कण सीधे निकल गए। राइट। वहीं कुछ जो अल्फा कणें थी वो क्या हो गई, इस तरीके से इस डायरेक्शन में जो है अपने पथ से विचलित हो गई और इन्हीं पथ से विचलित किरणों में से कुछ किरणें ऐसी थीं जो वापस क्या हो गई, वापस आ गई। राइट, इस तरीके से टकराकर, और जो किरणें यहां से बीच में से टकराकर वापस आ गई तो रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि अवश्य ही परमाणु के केंद्र में एक घनीभूत क्षेत्र है जिससे टकराकर ये अल्फा किरणें क्या हो गई, वापस आ गई। और रदरफोर्ड ने इसी घनीभूत भाग को ही क्या कहा, परमाणु का नाभिक कहा। राइट। तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किस प्रयोग से की थी, प्रकीर्णन प्रयोग से की थी, जिसमें रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछारी की थी और इसी बौछारी से ही निष्कर्षतः रदरफोर्ड ने माना कि परमाणु का घनीभूत एवं सूक्ष्म क्षेत्र, राइट, वही क्या होता है, परमाणु का नाभिक होता है। क्लियर। चलिए अब हम परमाणु संख्या समझते हैं और यहां से भी MCQs जो है पूछे जा सकते हैं। अभी हमने समझा कि जो परमाणु है
उसकी खोजकर्ता कौन थे? जॉन डाल्टन थे। और जॉन डाल्टन ने ही सन 1804 में परमाणु सिद्धांत दिया था। फिर जो प्रकीर्णन प्रयोग था उसके आधार पर रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु का घनीभूत क्षेत्र जहां पर उसका पूरा द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है वही क्या होता है? केंद्रक होता है। और इस केंद्रक की जो खोज थी वो रदरफोर्ड ने की थी। अब इस केंद्रक के अंदर ही क्या होता है? प्रोटॉन अवस्थित होता है और न्यूट्रॉन अवस्थित होता है। तो वहीं इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। अब इन तीनों के आधार पर हम समझते हैं, सबसे पहला क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। तो किसी भी नाभिक, राइट, किसी भी पदार्थ के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही उस परमाणु की परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहा जाता है। क्लियर? तो किसी परमाणु के नाभिक में, राइट, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या कहा जाता है। और किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि परमाणु संख्या का तात्पर्य हुआ कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। जैसे N714, तो इसमें जो 7 है ये क्या है? परमाणु संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 प्रोटॉन होते हैं। दूसरा हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, जिसको मास नंबर कहा जाता है, राइट। तो किसी भी परमाणु में उपस्थित, राइट, न्यूक्लियॉन्स, राइट, न्यूक्लियन को ही क्या कहा जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही परमाणु द्रव्यमान, राइट, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि परमाणु में नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन की संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं, राइट। तो दरअसल जो न्यूक्लियन है, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही न्यूक्लियन संख्या होती है। अर्थात द्रव्यमान संख्या को ए से बताते हैं। और द्रव्यमान संख्या का मतलब प्रोटॉन की संख्या प्लस का क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी, राइट। जैसे N714, अब यहां पर N7 का मतलब क्या हुआ? परमाणु संख्या। अर्थात इसमें 7 तो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, 7 क्या है? प्रोटॉन है, राइट। और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ? राइट, द्रव्यमान संख्या 14। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उनकी संख्या कितनी है? 14 है। अब यदि नाइट्रोजन में यदि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 7 है। तो 14 में से न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 7 ही होगी। क्लियर? अब अगले पढ़ते हैं हम यहाँ पर समस्थानिक या आइसोटोप क्या होते हैं। तो देखिए, किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं क्या होती हैं? समान होती हैं, परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, तो उसको ही समस्थानिक कहते हैं। यह सामान्य भाषा में याद रखो, समस्थानिक। समस्थानिक मतलब क्या? समस्थान। अगर हम जो है पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, अब पीरियोडिक टेबल में सीधी सी बात है, 2 परमाणु, राइट, जैसे मैंने कहा कि 2 परमाणुओं का स्थान कब समान होगा? जब उनका नंबर होगा। जैसे भाई यहां पर 7 है, यहां पर 8 है, तो यहां पर जैसे 2 परमाणु इसी बॉक्स में या यहीं पर एक समान तब होगा ना जब उनकी परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। तो समस्थानिक, समस्थान तभी होगा जब उनकी परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। तो जब एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग होती है उनको ही समस्थानिक कहते हैं। और समस्थानिक चूंकि जो रासायनिक गुण है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा ही क्या होते हैं? निर्धारित होते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अब किसी भी परमाणु के रासायनिक गुण किससे प्रदर्शित होंगे? इलेक्ट्रॉन से प्रदर्शित होंगे। और यदि समस्थानिक है, राइट, हम समस्थानिक है तो दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। अर्थात 2 समस्थानिकों के जो गुण हैं वो भी क्या होंगे?
समान होंगे। अब समस्थानिकों का प्रयोग देखते हैं। तो दैनिक जीवन में समस्थानिकों का प्रयोग कई जगह पर होता है और यहाँ से एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। जैसे यूरेनियम है, तो यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम 235 और यूरेनियम 239, राइट। तो 235 और यूरेनियम 238। तो यूरेनियम के समस्थानिकों का प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में भी होता है, साथ ही साथ परमाणु बम में भी प्लूटोनियम और यूरेनियम का प्रयोग होता है। फिर कैंसर के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग होता है। तो वहीं घेंगा रोग, जब आयोडीन की कमी होती है तो उससे थायराइड का आकार बढ़ जाता है, जिसको घेंगा रोग कहते हैं। इसके निवारण में आयोडीन समस्थानिक का प्रयोग होता है। तो रक्त की जांच के लिए जो है सोडियम के समस्थानिक का प्रयोग होता है और रक्त की जांच में क्रोमियम के समस्थानिक का भी उपयोग होता है। अगला हो जाएगा समभारिक। भारिक का मतलब क्या हुआ? बाहर। तो सीधी सी बात है, आइसोबार्स क्या होते हैं? तो देखिए, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान किंतु परमाणु संख्या क्या होती है? अलग अलग होती हैं, उनको ही क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। तो भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी, राइट, परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या तो समान हो परंतु परमाणु संख्या क्या हो? अलग अलग होती है। तो परमाणु संख्या अलग अलग हो उसको समभारिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सोडियम तथा कार्बन, राइट। तो यहां पर अगर हम देखें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। अर्थात सोडियम और कार्बन का परमाणु क्रमांक तो अलग है परंतु इन दोनों का जो परमाणु भार है या द्रव्यमान संख्या वो क्या है? एक समान है। तो चूंकि नाइट्रोजन और कार्बन इन दोनों की द्रव्यमान संख्या समान है अर्थात नाइट्रोजन और कार्बन के ये दोनों क्या होंगे? संभारिक होंगे। वैसे ही सोडियम 24 और मैग्नीशियम 24 ये भी क्या होंगे? समभारिक होंगे। फिर तीसरा हो जाएगा आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक। अर्थात देखिए, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी ना तो परमाणु संख्या समान हो ना ही द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तो उन्हें ही क्या कहा जाता है? सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर C614 और N715। अब देखिए, यहां पर कार्बन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो इसमें प्रोटॉन की संख्या है 6 और इसका द्रव्यमान संख्या कितनी है? 14। इसका मतलब N और P इसका योग कितना है? 14। अब अगर इस कार्बन C14 में यदि प्रोटॉन की संख्या 6 है तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। वैसे ही नाइट्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 7 है और इसका द्रव्यमान संख्या कितना है? 15 है। अर्थात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग कितना होगा? 15। तो यदि प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 7 है तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। इसका मतलब इसमें भी 8 न्यूट्रॉन है और इसमें भी 8 न्यूट्रॉन है, इसीलिए ये दोनों ही क्या होंगे? सम न्यूट्रॉनिक होंगे, राइट। अब हम समझते हैं यहां पर सम इलेक्ट्रॉनिक। तो जैसा कि इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक, तो किसी भी तत्व के ऐसे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो। तो ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको ही सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। उदाहरण के लिए फ्लोरीन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 9, मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 और सोडियम का कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब दूसरी चीज ये ध्यान रखिए कि जब भी कोई तत्व, राइट, जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, राइट, इलेक्ट्रॉन को यदि त्याग देता है तो उस पे आ जाता है धनायन। तो सोडियम में का परमाणु क्रमांक यदि 11 है तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? 11। एक इसने दे दिया तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन अब कितने बचे? 10, राइट। इसका परमाणु क्रमांक है 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, कितने बचे? 10। अब
अगर ऋणायन है इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया। तो 9 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, एक और आ गया, कितने हो गए 10, अर्थात तीनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। क्लियर। अब हम समझते हैं यहां पर परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। राइट, ध्यान दें, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग होता है। राइट, परमाणु भार को जो है हमने अभी पढ़ा था। राइट, तो परमाणु भार क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। तो दरअसल जो द्रव्यमान संख्या होती है, क्लियर, द्रव्यमान संख्या मास नंबर को ही परमाणु भार कहते हैं। और किसी भी परमाणु के न्यूक्लियॉन संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं, या प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के योग को ही परमाणु भार कहते हैं। परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग होता है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो देखिए किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को उसका परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। राइट, और जो परमाणु द्रव्यमान है इसको AMU से मापा जाता है। तो परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। राइट, और इसको दरअसल ये आप फैक्ट्स के लिए याद रखें, ये तो वही बात हो गई कि परमाणु द्रव्यमान क्या है, परमाणु का द्रव्यमान है। राइट, तो यहां पर परमाणु द्रव्यमान को मापा किस में जाता है ये याद रखना। तो परमाणु द्रव्यमान को एटॉमिक मास यूनिट, राइट, तो AMU, परमाणु द्रव्यमान को एटॉमिक मास यूनिट या U के द्वारा जो है मापा जाता है। राइट, अब ये AMU का निर्धारण कैसे होता है, तो दरअसल कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग को ही एक AMU माना जाता है। अर्थात कार्बन 12 परमाणु के परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को ही एक AMU माना जाता है। तो एक AMU बराबर हो जाएगा कार्बन 12 का 1/12वां भाग। तो कार्बन 12 के 1/12 भाग में, तो कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को ही एक AMU मान लिया जाता है। और एक AMU बराबर होता है 1.66054 इंटू 10⁻⁻24। तो ये संख्या जो है MCQs में पूछी जाती है। एक AMU बराबर हो जाएगा 1.66054 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर। और परमाणु द्रव्यमान को AMU या एटॉमिक मास यूनिट में मापा जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं यहां पर मोल संकल्पना। राइट, मोल संकल्पना से सबसे पहली चीज तो क्या याद करते हैं, तो अगर हम ले लेते हैं कि भाई कोई भी तत्व कुछ ग्राम है, तो उस ग्राम किसी भी तत्व के कुछ क्वांटिटी में परमाणुओं की संख्या कितनी है, इसको मोल से मापा जाता है। राइट, तो किसी भी तत्व के कुछ द्रव्यमान में या कुछ, जैसे हमने कहा कि 2 ग्राम, तो किसी भी तत्व के 2 ग्राम या 4 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, इसको मोल से ही मापा जाता है। और मोल संकल्पना क्या होती है उसको समझते हैं। तो देखिए किसी पदार्थ का 1 मोल, राइट, तो किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह संख्या होती है जो कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। तो कुल मिलाकर कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में जितने परमाणु होंगे उन परमाणुओं को ही 1 मोल परमाणु कहा जाएगा। राइट, तो किसी भी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा होगी जो कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की मात्रा होती है। और कार्बन 12 परमाणु के 12 ग्राम में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या है वो होती है 6.023 गुणित 10⁻23। और ये नंबर आपको याद रखना है, ये कई बार प्री में MCQs में पूछ लिया जाता है कि 1 मोल बराबर कितना होता है। तो कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है 6.023 गुणित 10⁻23 और इसी को ही 1 मोल कहा जाता है और इसी को ही क्या कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। राइट, तो 1 मोल बराबर या एवोगैड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 गुणित 10⁻24। इतने जो हैं घटक कण होते हैं। राइट, अब सीधी सी बात है, मोलर द्रव्यमान के बारे में भी अगर आपसे पूछे तो
किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल के द्रव्यमान को ही क्या कहा जाता है, मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। तो ये हमने यहाँ पर परमाणु से संबंधित जो बेसिक है उसको समझा है, साथ ही साथ एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं उसको समझा है। अगले लेक्चर में हम परमाणु संरचना पढ़ेंगे और आप और भी बेहतर तरीके से परमाणु को जान पाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।